वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। निकल कर आँखों से चुपचाप, निकल कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। आँखों से निकलकर अनजान कविता वही होगी। ऐसी कविता करने वाले, ये पंक्तियाँ लिखने वाले पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि नाम से प्रसिद्ध और हिंदी साहित्य में छायावाद में एक स्तंभ, छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि। छायावादी कवियों में रामचंद्र शुक्ल के सबसे प्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति की गोद में जन्मे और प्रकृति की गोद में पले बढ़े और उन्होंने प्रकृति को जिया, प्रकृति को लिखा, प्रकृति को समझा, परखा और प्रकृति से प्रेम किया। तो आज हम ऐसे ही महान कवि सुमित्रानंदन पंत पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और इस प्रश्नोत्तरी में हमने कुछ उनके जीवन से संबंधित और अधिकांश प्रश्न हमने उनके काव्य से संबंधित लिए। तो ये प्रश्नोत्तरी आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो आप सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए। सभी साथी को हमारा नमस्कार है, सभी को राधे राधे, शुभ संध्या, सभी को यथा योग्य अभिवादन। आप सबका हार्दिक स्वागत प्रद्योत गुरुकुल में है और प्रद्योत गुरुकुल आपकी सफलता के लिए, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आगे भी रहेगा। चलिए, तो बिना किसी देर के हम चलते हैं अब सीधे प्रश्नोत्तरी की ओर। सभी साथी जुड़ जाएं, अपने साथियों को भी क्लास शेयर कर दिया करें शुरुआत में ही, जिससे कि सभी साथी जुड़ जाया करें। क्लास लगभग आधे घंटे की रह रही है अभी, तो जब तक कुछ लोग आते हैं तब तक क्लास पूरी हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं पंत स्पेशल प्रश्नोत्तरी। ठीक है, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, पंत जी की परिवर्तन कविता इनमें से किस संकलन में संकलित है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है परिवर्तन। एक प्रश्न तो यही बनता है, परिवर्तन कविता किसकी है? तो पंत जी की है। ठीक है, और किस संकलन में है, ये थोड़ा गहरा प्रश्न है, तो ये प्रश्न बनता है तो कई बार गलत भी होता है। पल्लव, वीणा, ग्रंथ, गुंजन। बताइए, तो पंत की ये कविता है, किस संकलन में संकलित है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया है। गुंजन में नहीं है, ग्रंथि में भी नहीं है, वीणा में भी नहीं है, पल्लव में है। पल्लव, और पल्लव को क्या कहा जाता है ये तो आप जानते ही हैं। इसकी छायावाद का मैनिफेस्टो। ठीक है, छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र। ठीक है, इसकी भूमिका को। चलिए, तो छायावाद का मैनिफेस्टो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, पल्लव में संकलित है परिवर्तन कविता। परिवर्तन कविता किसकी है? पंत जी की है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, पंत जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है, पंत जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे कोमल कल्पना के कवि हैं, वे छायावादी कवि हैं, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सत्य है? पंत जी के संबंध में सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है? पंत जी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो आप शीघ्रता से देखिए, वे कोमल कल्पना के कवि हैं, ये बिल्कुल सत्य है। वे छायावादी कवि हैं, ये भी सत्य है। छायावाद के अलावा भी वो प्रगतिवादी भी हैं, अंतःचेतनावादी भी हैं और अरविंद दर्शन से प्रभावित भी हैं। इनके काव्य के 4 चरण हुए। कितने चरण हुए? 4 चरणों में इन्होंने अपना काव्य लिखा है। तो वो अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं चारों चरणों से। ठीक है, तो अगला, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बिल्कुल मिला। 1968 में हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए इन्हें मिला।
और चिदंबराकृति पर मिला, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी कृति पर मिला है? चिदंबरा पर। ठीक, तो ये उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा, डी विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न का द विकल्प सही है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। पंत जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? पत्रिका का नाम बताना है। पंत जी किस पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए थे? माधुरी, हंस, रूपा, चांद। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है। तो पंत जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे? बताइए। माधुरी से नहीं, हंस से नहीं, रूपाभ से हाँ, सी विकल्प सही होगा। स विकल्प पंत जी रूपाभ पत्रिका से जुड़े थे, रूपाभ पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंत जी ने प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण किस रूप में किया है? पंत जी ने प्रकृति का चित्रण सर्वाधिक किस रूप में किया है? अलंकार रूप में, उद्दीपन रूप में, आलंबन रूप में, मानवीकरण रूप में। बताइए। प्रकृति का चित्रण किया है, लेकिन सर्वाधिक कैसे किया है ये आपको बताना है। पंत जी ने प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण कैसे किया है? प्रकृति के कौन से रूप का किया है? प्रकृति के आलंबन रूप का सर्वाधिक चित्रण पंत जी द्वारा किया गया है। सब विकल्प सही है। ठीक है, तीसरा। चलो भाई 4 प्रश्न हो गए, 5वां देख लीजिए। पंत जी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो पंत जी कहाँ के निवासी थे? अभी हमने चर्चा की थी। पंत जी कहाँ के? अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, नैनीताल। ठीक है, ये सब उत्तराखंड के ही स्थान हैं। तो कौसानी नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कौसानी। ठीक है, कौसानी, सी विकल्प सही है। पंत जी मूलतः निवासी कहाँ के थे? कौसानी के। ठीक है, चलिए, और ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौसानी नामक स्थान के रहने वाले थे पंत जी। चलो ये हो गया 5वां। अब देखो 6ठा। झुलसा देता गालों के फूल में कौन सा अलंकार है? बताइए भैया, अलंकार पूछा गया है। झुलस देता, झुलस लिखा है, झुलसा देता गालों के फूल। बताओ, झुलस देता गालों के फूल में कौन सा अलंकार है? बताओ। उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। झुलस देता गालों के फूल, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार। गालों के फूल, झुलस देता गालों के फूल, रूपक अलंकार। 6ठा प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न। परिवर्तन कविता की भाषा किस प्रकार की है? बताइए। परिवर्तन जो कविता है इनकी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, ब्रजभाषा, साधारण खड़ी बोली या इनमें से कोई नहीं? बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। परिवर्तन कविता की भाषा बता दीजिए, कौन सी है इनमें से? परिवर्तन कविता की भाषा ABCD बताओ। तो परिवर्तन कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। परिवर्तन कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। अगला। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये बहुत बढ़िया पंक्ति है। बताइए भाई, किनकी पंक्ति है? पंक्ति तो इनकी है, लेकिन ये बताइए कि इसमें भाव कौन सा है? प्रश्न तो भाव पूछ रहा है। ठीक है, बताओ। बताइए भाई, बहुत बढ़िया पंक्ति है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तम साकार। दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावन धार। न जाने
तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। बताइए। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास विदुर से, विदुर उर के से मृद उद्गार कुसुम जब खिल पड़ते सउच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता कौन। ये कविता मुख्यतः रहस्यवादी है। इस पंक्ति में क्या है? रहस्यवाद, प्रकृतिवाद, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद नहीं, रहस्यवाद का भाव है। ठीक है। 8वां प्रश्न हो गया। अब देखो 9वां। तम ने था मंडप ताना, प्रकृति के किस रूप का वर्णन है? बताइए। तम ने था मंडप ताना में प्रकृति के किस रूप का चित्रण है? आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, उपदेशात्मक। बताओ। तम ने था मंडप ताना प्रकृति के किस रूप का चित्रण है? तम ने था मंडप ताना में प्रकृति के किस रूप का चित्रण है? तो आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, मानवीकरण का चित्रण है। देखो, जहाँ प्रकृति को निर्जीव प्रकृति को सजीव बना दिया जाए या मनुष्य होने का आरोप लगा दिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण होता है। तो तम ने था मंडप ताना, मंडप तान लिया था। मंडप कौन तान सकता है? मनुष्य, लेकिन अंधकार में मंडप तान लिया, तो इसलिए प्रकृति का क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। ठीक है। फूल हंस रहे हैं, कलियां हंस रही हैं। ठीक। तो ये सब प्रकृति का मानवीकरण है। अगला देखो। देख वसुधा का यौवन भार में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें शब्द शक्ति पूछी जा रही है। देख वसुधा का यौवन भार में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 10वां प्रश्न बताइए। देख वसुधा का यौवन भार में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देख वसुधा का यौवन भार, इसमें शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला चलिए, 10 हो गए। 11वां देखो। अहे सुख दुख के सहचर मौन में किशोर संकेत है। अहे, अहे सुख दुख के सहचर मौन, इसमें किस ओर संकेत है? ये उसी निमंत्रण, मौन निमंत्रण। बताइए। इसमें संकेत किसकी ओर किया जा रहा है? प्रेयसी, प्रेमी, परमात्मा या साधक? बताइए, किस ओर संकेत है इसमें? अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। बताइए। तो इसमें मुख्यतः परमात्मा की ओर संकेत है। ठीक है। किसकी ओर संकेत है? परमात्मा की ओर। 11वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स। ठीक। चलिए भैया, अगला देखते हैं। 11 हो गया। 12वां देख लो अब। सैकत सैया पर लेटी थी, कौन लेटी थी? बताओ। सैकत सैया, पर्यायवाची हमने एक बार पढ़ाए थे, तब हमने बताया था सैकत बालू, बालू की सैया पर कौन लेटी है? चांदनी, गंगा, यमुना, नायिका। बताओ। सैकत सैया पर लेटी थी। 12वां प्रश्न है। बहुत बढ़िया। 12वां प्रश्न बहुत बढ़िया। कौन लेटी थी? तो इसमें गंगा। ठीक है। कौन लेटी थी? गंगा लेटी थी। ये नायिका है गंगा। कौन सी कविता में? बताओ। कौन सी कविता की ये बात हो रही है? कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया कविता है। ठीक है। नौका विहार। तो गंगा नायिका है, आकाश नायक है, और गंगा लेटी है, छरहरे शरीर वाली है। ठीक है। दुबली पतली अंगों वाली है, तनवंगी है। ठीक। तो आकाश ऊपर से निहार रहा है, नीली साड़ी पहनी है, साड़ी में सिकुड़न है। ठीक। 12वां प्रश्न हो गया।
13वां देखो, चंचल अंचल सा नीलांबर में कौन सा अलंकार है? चंचल अंचल सा नीलांबर में कौन सा अलंकार है, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पदमैत्री, उपमा, श्लेष, उपयुक्त सभी। बताओ, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा प्रश्न। बताइए भाई, चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर में कौन सा अलंकार है? तो चंचल अंचल सा नीलांबर, इसमें पदमैत्री हाँ, उपमा हाँ, श्लेष हाँ, उपयुक्त सभी हाँ, डी विकल्प हो जाएगा। पदमैत्री अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक जैसे पद आ जाएं। अब ये देखो, चंचल अंचल ये मिलते जुलते पद हैं उच्चारण की दृष्टि से, और उसकी तो ये इन दोनों में पदमैत्री हो गया। उपमा जहाँ तुलना की जाती है सा सी से, तो ये सा से उपमा हो गया। और श्लेष नीलांबर, नीला अंबर, ठीक है। चंचल अंचल सा नीलांबर, दो नीले वस्त्र और नीला आकाश, दो अर्थ इसके हो गए नीलांबर के, इसलिए श्लेष हो गया। ठीक है, 13वां प्रश्न हो गया। अब देखो 14वां, लघुतरण हंसिनी सी सुंदर। बताइए कौन सा अलंकार है? लघुतरण हंसिनी सी सुंदर, बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत शानदार पंक्ति है। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पहले कई बार हमने आपको बताया है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की, द्रुम का मतलब वृक्ष, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बहुत आती है ये पंक्ति, ठीक है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। फिर उसके बाद, बाले तेरे बाल जाल में कैसे लोचन लुझा दूं, बाले तेरे बाल जाल में कैसे लोचन उलझा दूं। लघुतरण हंसिनी सी सुंदर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ इसमें कौन सा है? ए बी सी डी, बताइए। सी सी सी, सी सी सी, सा सी से, उपमा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा, ठीक, ठीक है, उपमा है। लहरों की लतिकाओं में खिलखिल में कौन सा अलंकार है? लहरों की लतिकाओं में खिलखिल, लहरों की लतिकाओं में खिलखिल में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष। बताओ, 15वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया। लहरों की लतिकाओं में खिलखिल, लहरों की लतिकाओं में खिलखिल रूपक अलंकार है, ठीक है। 15वां प्रश्न बी विकल्प सही है। अगला देखो 16वां, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम में जीवन शब्द किसके लिए आया है? जल के लिए, जिंदगी के लिए, जल और जिंदगी के लिए, इनमें से नहीं। बताइए। ए बी सी डी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जीवन शब्द काय के लिए आया है, इसकी चर्चा हो रही है। जल के लिए, जिंदगी के लिए, जल और जिंदगी के लिए, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इसमें जीवन शब्द दोनों के लिए आया है। जल, जल का पर्यायवाची भी जीवन होता है, ठीक है, जल माने भी जीवन, ठीक, और जिंदगी भी जीवन, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आया है, सी विकल्प सही है। 16वां हो गया। अब देखो 17वां,
नौका विहार ने कवि को क्या प्रदान किया? मृत्युबोध, अमरत्व, रहस्यात्मकता, प्रेमत्व। बताइए भैया, बताओ। नौका विहार में कवि को क्या क्या ज्ञान मिला? तो इसमें नौका विहार से मिला क्या? नौका विहार ने कवि को क्या प्रदान किया? बताइए क्या हुआ? मृत्युबोध, अमरत्व। वैसे तो ये अमरत्व सही है। अमरत्व क्यों सही है? क्योंकि नौका विहार कविता से पंत जी ने ये ज्ञान लिया कि जिस प्रकार से जल की गति शाश्वत है, संगम शाश्वत है, परिवर्तन इसमें शाश्वत है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही ये सब जीवन के अंग हैं। और ये सब, इन सब से हमें क्या है? मृत्यु का भय समाप्त होता है, अमरत्व मिलता है। मतलब नौका विहार से ये उसे स्पष्ट पता चला कि मृत्यु का भय हमें नहीं रखना है और हम आत्मा अजर अमर है। परिवर्तन रूपी राजा के अत्याचारी सैनिक कौन से हैं? बताओ। वहन, अग्नि, बाढ़, भूकंप, प्रयुक्त सभी। परिवर्तन रूपी राजा के अत्याचारी सैनिक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। परिवर्तन रूपी जो राजा है उसके अत्याचारी सैनिक कौन है? अत्याचार करने वाले सैनिक बताओ। इसका मतलब आग। ये सब अत्याचार करते हैं। ये भी अत्याचारी सैनिक है, ये भी है, ये भी है, अर्थात तो प्रयुक्त सभी। ठीक है। अरे इन सबसे ही तो परिवर्तन होता है। भूकंप आया, सब समाप्त हो गए। बाढ़ आई, सब मर गए। आग लग गई तो मर गए। तो ये अत्याचार करते हैं, परिवर्तन वाले हैं, सैनिक हैं परिवर्तन के। अहे वासुकि सहस्त्र फन में परिवर्तन को क्या माना है? अहे वासुकि सहस्त्र फन में परिवर्तन को क्या माना है? एक कीड़ा, एक राजा, वासुक सर, कुछ भी नहीं। बताओ। 19वां। तो क्या माना गया है? अहे वासुकि सहस्त्र फन, मतलब 1000 फन वाला वासुकी माना गया है, सर्प। 1000 फन वाला सर्प माना गया है परिवर्तन। ठीक। अगला देखो 20वां। परिवर्तन रूपी वासुकी का विषदंत क्या है? जो परिवर्तन रूपी वासुकी है, वासुकी मतलब सर्प, तो उसका विषदंत क्या है? जहर का दांत क्या है उसका? केंचुली, मृत्यु, जीवन, इनमें से कोई नहीं। बताओ। बताइए परिवर्तन रूपी वासुकी का विषदंत क्या है? तो विषदंत है इसका मृत्यु। वह विकल्प सही होगा। विषदंत क्या है? मृत्यु। 20वां हो गया। 21वां देख लो। परिवर्तन रूपी वासुकी की केंचुली क्या है? परिवर्तन रूपी जो वासुकी है उसकी केंचुली क्या है? बादल, सूर्य, कल्पांतर, इंद्रासन। बताइए। तो कल्पांतर। ठीक है, सब विकल्प सही हो जाएगा, कल्पांतर। 21वां प्रश्न हो गया। 22वां देख लीजिए भैया जी। विश्व का मानस शतदल में कौन सा अलंकार है? विश्व का मानस शतदल में कौन सा, क्या लिखा है? विश्व का मानस शतदल में कौन सा अलंकार है? बताओ। ABCD। बताओ भाई बताओ। यमक, श्लेष, रूपक, श्लिष्ट रूपक। बताओ। विश्व का मानस शतदल, इसमें अलंकार है श्लिष्ट रूपक है। डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। विश्व का अस्त्रपूर्ण इतिहास में शब्द शक्ति कौन सी है? विश्व का अस्त्रपूर्ण इतिहास, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? बताइए। तो शब्द शक्ति इसमें कौन सी है? लक्षणा। 23वां प्रश्न हो गया। 24वां देखो। सींचती और पाषाण में किसका हृदय पत्थर जैसा कठोर बताया गया है?
पत्थर जैसा कठोर हृदय किसका बताया गया है? सिंचती और पाषाण। ठीक है, इसमें पत्थर जैसा कठोर हृदय किसका बताया गया है? कवि का, ईश्वर का, परिवर्तन का, संसार का? बताओ। तो पत्थर जैसा जो कठोर हृदय है कवि का नहीं, ईश्वर का भी नहीं, परिवर्तन का। मतलब परिवर्तन का हृदय पत्थर जैसा कठोर है, वो किसी की सुनता नहीं। परिवर्तन होना है तो होना है, ठीक है। और परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है, ठीक है। परिवर्तन समय के साथ होना जरूरी है और होता भी है। पंत जी इनमें से किस काल के कवि माने जाते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग। तो पंत जी कौन से काल के माने जाते हैं? छायावादी। चतुष्टय में 4 स्तंभों में प्रमुख हैं, बृहत्त्रयी में भी हैं, ठीक है। सब विकल्प सही है। अगला है, पंत जी की छायावादी रचना कौन सी है? पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। छायावादी रचना पूछी गई है इनमें से पंत जी की। छायावादी रचना कौन सी है? तो छायावादी रचना है पल्लव, ठीक है। अब विकल्प सही है, पल्लव छायावादी रचना है पंत जी की। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार। चलो भाई, 26 हो गए। 27वां देखो, पंत जी की रहस्यवादी कविता इनमें से कौन सी है? रहस्यवादी अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। नौका विहार, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, बादल। बताओ, ए बी सी डी। 27वां प्रश्न है, बताइए पंत जी की रहस्यवादी रचना कौन सी है? तो कौन सी है? मौन निमंत्रण, ठीक है। ये रहस्यवादी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अगला 28वां, पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? इसमें प्रगतिवादी पूछी जा रही है। बताओ, पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? बोलो। पल्लव, वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या। तो ग्राम्या प्रगतिवादी रचना है, ठीक है, ग्राम्या। चलो 28 हो गए। 29वां देखो, अरविंद दर्शन से प्रभावित कृति कौन सी है? बताओ, ए बी सी डी। अरविंद दर्शन से प्रभावित कृति कौन सी है? वीणा है? नहीं। वाणी? नहीं। स्वर्ण किरण ये है, स्वर्ण किरण। और दूसरी और थी कौन सी? स्वर्ण धूल। स्वर्ण धूल ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण। 4 चरण, चारों चरण की रचनाएं आपको, अभी हम जीवन परिचय नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। पंत जी को किस रचना पर, पंत जी को किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए। तो ये लोकायतन, चिदंबरा, वीणा, पल्लव। चिदंबरा, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। चिदंबरा पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसे? पंत जी को। चलिए 30 प्रश्न हो गए। अगला, चलो इतना ही है आज की क्लास में, 30 प्रश्न ही हैं। तो आज थोड़ा सा कमेंट बॉक्स कार्य लिख लो, कमेंट बॉक्स कार्य लिख लो, कमेंट में उत्तर देना है, ठीक। पहला प्रश्न, पंत जी के बचपन का नाम। पंत जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, ठीक है। पंत जी के बचपन का नाम क्या था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ठीक है, पंत जी के बचपन का नाम क्या था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पल्लव की भूमिका, पल्लव की भूमिका, ठीक है, कितने पृष्ठों की थी? कितने पृष्ठों की है या थी, कुछ भी लिख लो, ठीक है। पल्लव की भूमिका। तीसरा, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न लिख लो,
चलो भाई तीसरा प्रश्न लिख लो। हेमाद्रि कविता किस संकलन में है? हेमाद्रि पल्लव पंत की हेमाद्रि कविता किस ग्रंथ में संकलित है? ऐसे कर लो, कौन सी रचना में संकलित है? ठीक है, उसका नाम बताना है आपको। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए और एक प्रश्न और लिखो। मौन निमंत्रण तो हो गई है। ठीक है, एक प्रश्न और। नौका विहार, ठीक है, नौका विहार कौन से ग्रंथ में संकलित है? नौका विहार किस में संकलित है? ऐसे लिख लो सीधे से। संकलित है। ठीक, चलो ये 4 प्रश्न बहुत हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ। आज विश्व हिंदी दिवस है, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। हिंदी को पढ़ें, हिंदी को गुनें, हिंदी को सीखें, हिंदी को पढ़ाएं, हिंदी को जिएं, हिंदी में हो जाएं। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।